हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में यहाँ पर अनसॉल्व 2 का सेक्शन सी जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और यहाँ पे सेक्शन सी का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैं प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है सेक्शन सी का अनसॉल्व 2 सैम्पल पेपर का, जो कि ओसवाल का है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दे रखा है चैप्टर सर्किल से। ओके, और इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये फिगर भी दे रखा है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ और हमें क्या फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ओ क्या है, सर्किल का सेंटर। तो ये जो सर्किल है इसका जो सेंटर है वो है ओ। ठीक है, अब इसके बाद एम एन जो है टेंजेंट है सर्किल का ए पर। तो ये जो एम एन है ये यहाँ पर टेंजेंट है इस सर्किल का ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट दे रखा है एंगल एम ए बी। एंगल एम ए बी मतलब ये एंगल हमें यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री। हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल ए बी एन। हमें एंगल ए बी एन फाइंड करना है, मतलब हमें यहाँ पर ये एंगल फाइंड करना है। ओके, तो ए बी एन एंगल तो हमें ये फाइंड करना है, और दूसरा एंगल ए एन बी, एंगल ए एन बी हमें मतलब कि ये एंगल फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें ये दोनों एंगल्स यहाँ पर फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, बी आर यहाँ पे क्या डायमीटर है, और डायमीटर की वजह से सर्किल की बाउंड्री पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है, वो कौन सा है, बी ए आर। तो बी ए आर क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। और ये प्रॉपर्टी जो है हम क्लास 9 में सर्किल चैप्टर से पढ़ते हैं। तो बी आर डायमीटर की वजह से बाउंड्री पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो होगा 90 डिग्री का। तो ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का। इसके बाद यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, और ये तीसरा जो एंगल है आर ए एन। ये 3 एंगल्स यहाँ पर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। उस तरीके से हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये एंगल यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो अब सबसे पहले यही करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं एंगल बी ए आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन इज एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर। तो क्योंकि ये जो एंगल है इस एंगल को सबटेंड किया है डायमीटर ने, इस वजह से इस एंगल का मेजर क्या होगा, 90 डिग्री का। अब इसके बाद हम आते हैं इस एंगल पर, और इस एंगल को हम निकालते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो यहां पर होगा नेक्स्ट एंगल जो हमें दे रखा है एम ए बी, उसके बाद एंगल बी ए आर, और उसके बाद जो थर्ड एंगल हम यहां पे फाइंड करना चाहते हैं आर ए एन। तो ये 3 एंगल का सम होगा यहाँ पे 180 डिग्री, और प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर। ओके, तो ये 3 एंगल सम होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। इसका मेजर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 60 डिग्री। इसका मेजर हम फाइंड कर चुके हैं 90 डिग्री, और आर ए एन हमें यहाँ पर फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 60 150 डिग्री, प्लस एंगल आर ए एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर ए एन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो एंगल आर ए एन इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आर ए एन का मेजर निकाल लिया, और जो आर ए एन है ये यहाँ पर है 30 डिग्री का। अब आर ए एन 30 डिग्री यहाँ पे फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर मैं करना जा रहा हूँ ज्वाइन ओ ए को। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओ ए को ज्वाइन कर दिया। अब ओ ए को मैंने ज्वाइन किया, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है ओ क्या है, सेंटर, ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये ओ ए क्या हुआ, रेडियस हुआ, और ओ ए रेडियस है, ये है टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो एंगल है ये पूरा क्या आएगा, 90 डिग्री का आएगा। ओके, तो ये एंगल यहाँ पर क्या 90 डिग्री का। तो क्योंकि ये एंगल पूरा 90 डिग्री का है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा ये होगा हमारे पास 60 डिग्री का। ठीक है, तो अब अगला हम यही निकाल रहे हैं, तो ये 60 डिग्री फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एंगल ओ ए एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ ए एन होगा 90 डिग्री का, रीजन होगा एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
ठीक है। तो एंगल ओ ए एन है, ये है 90 डिग्री का, क्योंकि ये जो एंगल है ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। अब इसके बाद यहां पर हम इसको लिख सकते हैं एंगल ओ ए एन को, ये एंगल ओ ए एन को हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल ओ ए आर प्लस एंगल आर ए एन। और ये हमें फिगर से मिल रहा है कि जो ओ ए एन है ये ओ ए आर और आर ए एन के बराबर है सम के। अब इसके एंगल ओ एन का मेजर कितना है 90 डिग्री। ओ ए आर तो हमें यहां पे फाइंड करना है, प्लस आर ए एन का मेजर हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ओ ए आर। तो ये होगा 90 माइनस 30 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ओ ए आर। तो यहां पे हमने एंगल ओ ए आर का मेजर निकाल लिया है, वो है 60 डिग्री। अब इसका देखो स्टूडेंट्स क्या होगा कि जैसे हम जानते हैं ये पूरा एंगल कितना था 90 डिग्री था, उसमें से ये पार्ट कितना है 60 डिग्री है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री एंगल का हो जाएगा। ओके, तो अगला एंगल हमें यही फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एंगल जो बी ए आर है, एंगल बी ए आर जो है ये एंगल बी ए ओ और एंगल ओ ए आर इन दोनों के सम के इक्वल है। और बी ए आर एंगल तो हम जानते हैं 90 डिग्री का, तो यहां पे इसकी जगह पे लिखते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू बी ए ओ तो हमें यहां पे फाइंड करना है, और ओ ए आर का मेजर अभी अपने निकाला है 60 डिग्री, तो इसकी जगह हम लिखते हैं 60 डिग्री। तो यहां पर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ। तो यहाँ पे बी ए ओ हमने निकाल लिया क्या 30 डिग्री का। अब इसके बाद यहाँ पे आपको फोकस करना है ट्राइंगल ओ बी ए पर। ये जो ट्राइंगल ओ बी ए मिल रहा है, इस ट्राइंगल ओ बी ए में ये ओ बी और ये जो ओ ए है ये क्या दोनों रेडियस है, और क्योंकि ये रेडियस है तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस ट्राइंगल में क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और इस तरीके से हमें एंगल ए बी एन मिल जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी तरफ। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल, और ये हमारा ट्राइंगल है ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, और ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल, उसका रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो क्योंकि ये रेडियस है सेम सर्कल की इस वजह से दोनों इक्वल होंगे। तो इस ट्राइंगल में जब ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ओ ए जो साइड है इसके अपोजिट का एंगल है ये, तो ये एंगल है ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू ओ बी के अपोजिट का एंगल है ये ओ ए बी। तो यहां पे एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू ओ ए बी का मेजर हम निकाल चुके कितना 30 डिग्री, तो ओ ए बी की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहां पे हमने निकाल लिया एंगल ओ बी ए, इस एंगल का मेजर हमने निकाल लिया 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री मतलब इसका नाम हम लिख सकते हैं क्या एंगल ए बी एन। तो देयरफॉर एंगल ए बी एन इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पे हमें ये एंगल कितना मिल चुका है 30 डिग्री। अब हमें नेक्स्ट फाइंड क्या करना है ए एन बी। अब ए एन बी कहां पर है, ये रहा हमारा एंगल ए एन बी। अब ये कैसे आएगा, इसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा ट्राइंगल बी ए एन बैन। इस ट्राइंगल के तीन एंगल कौन से होंगे, एक तो ये एंगल जो 30 डिग्री हम निकाल चुके हैं, एक ये एंगल जो हमें फाइंड करना है, और तीसरा इस ट्राइंगल का एंगल कौन सा होगा ये पूरा। ठीक है, अब ये पूरा एंगल यहां पर क्या है, देखो यहां पर हमें ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये जो एंगल है इसका मेजर कितना 90 डिग्री, और ये जो पार्ट है इसका एंगल का मेजर कितना है 30 डिग्री। तो 90 प्लस 30 हो जाएगा 120, तो इस एंगल का हो जाएगा मेजर 120 डिग्री, इसका है 30, टोटल हो जाएगा 150, 180 से माइनस करोगे तो ये भी एंगल 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं एंगल बी ए एन, एंगल बी ए एन इज इक्वल टू ये होगा एंगल बी ए आर प्लस एंगल आर ए एन के इक्वल।
अब इसके बाद बी ए एन तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, इक्वल्स टू बी ए आर का मेजर हम जानते हैं 90 डिग्री और आर ए एन का मेजर भी हम निकाल चुके हैं और वो है 30 डिग्री। तो ये एंगल बी ए एन जो है ये है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल बी ए एन है इसके दो एंगल मिल चुके हैं, तीसरा मैं निकालना है तो अब निकाल सकते हैं। तो अब लिखते हैं यहां पर इन ट्राइंगल बी ए एन। तो ट्राइंगल बी ए एन में सबसे पहले एंगल ए बी एन प्लस एंगल बी ए एन प्लस एंगल ए एन बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल में जो थ्री एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो हमारा ए बी एन ये एंगल, बी ए एन ये वाला एंगल और ए एन बी ये एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब ए बी एन का मेजर तो हम जानते हैं कितना है 30 डिग्री, तो ए बी एन की जगह पे लिखते हैं 30 डिग्री। बी ए एन का भी मेजर हम निकाल चुके हैं 120 डिग्री, तो यहां पे आ जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल ए एन बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 प्लस 30 150 प्लस एंगल ए एन बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए एन बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल ए एन बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा जो एंगल ए एन बी जो है ये भी आ चुका है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट ये हो चुका हमारा इस क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अभी तक इस वीडियो पर हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इस तरीके की वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, तो ये तो आपका स्टूडेंट्स प्रीवियस वाला हमारा क्वेश्चन जो हो चुका है। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है उस क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ पे इंटरनल चॉइस दी गई है, तो या तो हम प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है जो कि हमने सर्किल पर किसी एक पॉइंट पर ड्रॉ किया है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किससे, रेडियस से। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। इस प्रॉपर्टी का यूज हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। जो सर्किल का चैप्टर है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम इस प्रॉपर्टी का यूज भी करते हैं। तो यहाँ पे हमें वही प्रूव करना है कि किसी भी सर्किल में टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर। मतलब क्या है कि जैसे ये एक सर्किल है और इस सर्किल का ये हो गया सेंटर O, और यहां पे मैंने क्या किया, एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस सर्किल का और ये हो गया इस सर्किल का एक टेंजेंट, और इस सर्किल का जो टेंजेंट है इसका सर्किल के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, ये है। ओके, तो हम जानते हैं कि टेंजेंट और सर्किल का जो रेडियस है, ठीक है, जो ये टेंजेंट है और जो सर्किल का जो रेडियस है इनके बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। वही हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि किसी भी सर्किल में रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल है वो हमें 90 डिग्री प्रूव करना है यहाँ पर। ओके, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं लेकिन इस बार हमें यहाँ पे इसको प्रूव भी करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो सर्किल का सेंटर है इसको मैं एक और पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ P से, और ये सपोज पॉइंट है Q। ओके, अब देखो ये प्रूव कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम जानते हैं सॉल्यूशन में, अब यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि जो OA है ये क्या है, OQ के इक्वल एज पर द फिगर। रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो OA है और जो OQ है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो OA और OQ ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस है सेम सर्किल के। अब इसके बाद यहां पर जो OP है फिगर में, इस फिगर के OP को हम लिख सकते हैं OQ प्लस QP। ठीक है, तो ये जो फिगर में हमें OP दे रखा है इस OP को हम लिख सकते हैं OQ प्लस QP, तो हमने वही यहां पर लिख दिया। अब इससे हमें यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि जो OP है इस OQ को मैं यहां पे रिप्लेस किससे कर सकता हूं, OA से। ठीक है, क्योंकि ये जो OQ है ये OA के इक्वल है, तो OQ को मैं रिप्लेस कर सकता हूं OA से प्लस QP। चाहो तो इसको इक्वेशन 1 दे दो और यहां पे लिख देते फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो बस क्या किया है कि पहले तो ये जो OP है इसको OQ प्लस QP लिख दिया, और फिर क्योंकि ये जो OQ है
ये OA के इक्वल है तो OQ को रिप्लेस कर दिया OA से। अब जो OP है इन दोनों के सम के इक्वल है, मतलब इंडिविजुअली जो OP है वो इससे भी बड़ा होगा और सेपरेटली इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। OP जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, इसका मतलब इंडिविजुअली जो OP है वो इन दोनों से सेपरेटली इंडिविजुअली बड़ा होगा। ओके, इसका मतलब क्या, देखो सपोज मान लेते हैं कि ये अगर 3 का है ये 2 का है तो 3 + 2 कितना हो गया 5, तो ये जो 5 है ये 3 से भी ग्रेटर है, ये जो 5 है ये 2 से भी ग्रेटर है, तो ये जो OP है इन दोनों के सम के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो OP है वो OA से भी बड़ा होगा और जो OP है वो QP से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो OP है ये किससे बड़ा होगा, OA से, ठीक है। तो ये जो आपका OP है ये हमने क्या प्रूव कर दिया, किससे बड़ा है, OA से बड़ा है। अब देखो ये आपका क्या एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के आपका सेंटर से ये जो पॉइंट है इससे आपके डिफरेंट डिस्टेंस है, एक तो OA डिस्टेंस है और दूसरा OP डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में आपका जो डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होता है हमेशा परपेंडिकुलर, तो क्योंकि ये वाला जो है ये शॉर्ट है इससे, तो इसका मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर है इससे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जो आपका OP है वो आपका ग्रेटर है OA से, मतलब कि आपका OA यहाँ पे शॉर्टेस्ट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, distance between 2 points is always shortest if it is perpendicular, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में हमेशा शॉर्टेस्ट कब होगा, वही डिस्टेंस होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब जो OA है यहाँ पे वो OP से शॉर्ट है, स्मॉलर है, इसका मतलब जो OA है देयरफॉर OA जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ये आपका जो टेंजेंट है AP उस पर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं था। एक बार और समझ लो इसमें हमने क्या किया। पहली बात तो जो आपका OA है और जो OQ ये दोनों क्या इक्वल है। उसके बाद हमने जो OP है इसको लिखा इन दोनों के सम के बराबर, OQ और QP के सम के बराबर। OQ जो है वो OA के बराबर है, इस वजह से OQ को हमने रिप्लेस कर दिया OA से। तो हमने क्या लिखा कि ये जो OP है ये इसके और इसके सम के बराबर है। इसका मतलब ये जो OP है वो QP से ही बड़ा होगा और जो OP है वो OA से ही बड़ा होगा। अब क्योंकि जो OP है वो OA से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टर है इससे। इसका मतलब क्या है कि आपका इन दोनों ये जो टेंजेंट है और ये जो सेंटर है इसके बीच में, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मतलब वो परपेंडिकुलर जो होता है वही हमेशा शॉर्टेस्ट होता है। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था इसका सॉल्यूशन। एक बार अच्छे से इसको देख के खुद समझने की कोशिश करना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 12 का जो इंटरनल चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा था उसका सॉल्यूशन। अब इसमें हमारे पास दो केस स्टडी के भी क्वेश्चन है, तो अब फर्स्ट केस स्टडी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स तो ये इस सैम्पल पेपर में फर्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है जो कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। मतलब यहाँ पे ये जो AB है ये एक AB टावर है और ये आपको जो CB दिखाई दे रहा है ये एक स्ट्रेट हाईवे है। तो ये जो स्ट्रेट हाईवे है ये आपका क्या है, ये टावर के फुट की तरफ जा रहा है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ये जो एक A पॉइंट है, इस A पॉइंट से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो मैन है वो एक कार को नोटिस कर रहा है जो कि हाईवे पर है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो इस पॉइंट से C पॉइंट पर जो कार है उसको ऑब्जर्व किया और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन गया, यहाँ पर 30 डिग्री बन गया, ठीक है। अब इसके बाद विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये जो कार है जिसको नोटिस किया गया A पॉइंट से, तो C पर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो ये क्या हो रही है, आपका टावर की फुट की तरफ मूव होती हुई जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब कि सपोज 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी उसकी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी, इस किसी पॉइंट पर भी उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर ही होगी, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब क्या, जब C पर नोटिस किया
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 30 डिग्री, लेकिन 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड्स के बाद वो कार कहां पे पहुंच गई डी पॉइंट पर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो शुरुआत में कार यहां पर थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 30 डिग्री, 6 सेकंड के बाद कार यहां पर आ गई और एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना बन रहा है 60 डिग्री डी पॉइंट पर। हमें यहां पे बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट डी टू बी। हमें बताना है कि इस पॉइंट डी से इस पॉइंट बी तक जो कार है उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ओके, डी से बी तक पहुंचने में उस कार को कितना टाइम लगेगा हमें ये निकालना है। और दूसरा हमें बताना है यहाँ पे सेक 30 डिग्री की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे पहला वाला यूज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या कि ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से आपका ये एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, और ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि टावर की हाइट कितनी है h। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि ये जो कार है ये एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव हो रही है, तो यहाँ पे मैं इसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या मान लेता हूँ x। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट का तो मैं मान लेता हूं लेट स्पीड ऑफ कार बी, यहाँ पे हमें और कोई मेजरमेंट्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो इसको मान लेता हूं x मीटर पर सेकेंड। लेट द स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड। तो ये कार की स्पीड मैंने कंसीडर कर ली x मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म है। और उसके बाद यहां पर सबसे पहले मैं यहां पे फाइंड कर रहा हूं कि CD का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब CD का डिस्टेंस कितना होगा, जैसे हम जानते हैं कि आपका डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मुझे यहां पर निकालना है जो क्या है CD इक्वल्स टू स्पीड। स्पीड मैंने कार की कितनी मानी है x, और टाइम के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि 6 सेकंड में उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, मतलब यहाँ पे C से लेके D तक उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा 6 सेकंड्स लगे। तो टाइम कितना यहाँ पर CD के लिए 6, तो यहाँ पे जो CD की वैल्यू है वो हो जाएगी 6x। ठीक है, तो जो CD की जो लेंथ है वो कितनी हो गई 6x। 6 क्या है टाइम, और स्पीड हमने उसकी कितनी मानी है x मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे फाइंड क्या कर रहा हूँ dB। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि D से B तक पहुंचने में उसको t सेकंड्स लग रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूशन हम लिखते हैं लेट टाइम टेकन बाय कार टू मूव फ्रॉम D टू B t सेकेंड्स। तो हम मान के चल रहे हैं कि इसको D से लेके B तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है t सेकंड्स लग रहे हैं। तो अगर मैं dB डिस्टेंस की बात करूं तो ये भी क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो यूनिफॉर्म ही है x, और टाइम हमने कितना माना है t, तो ये आपका कितना हो जाएगा dB इक्वल्स टू x t। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक सी चीज है। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने के सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ट्राइंगल ADB लूंगा, और ट्राइंगल ADB में यहाँ पे यूज करूंगा मैं tan 60 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन ट्राइंगल ADB, ठीक है, सो इन ट्राइंगल ABD यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है यहाँ पर AB, और जो बेस है वो है dB। tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3 इज इक्वल टू AB की हमने यहाँ पे कंसीडर किया h, और dB जो है वो हम जानते हैं क्या है xt, तो dB की जगह पे हम लिखते हैं xt। तो h की वैल्यू हो जाएगी √3xt फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो h की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली क्या √3xt। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ट्राइंगल ABC में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ट्राइंगल होगा ABC। ट्राइंगल ABC में मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर जो कि है AB अपॉन बेस, और बेस यहां पे क्या होगा ABC ट्राइंगल के लिए BC, और BC को यहां पे हम लिख सकते हैं क्या BD प्लस DC। ठीक है, तो ये हो जाएगा BD प्लस DC। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB तो h ही है,
और बी डी प्लस डी सी, जिसमें बी डी की वैल्यू क्या है एक्स टी, तो बी डी की जगह हम लिखेंगे एस एक्स टी और सी डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6x। तो ये आपका जो बी डी प्लस डी सी उसकी जगह पे आपकी ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी एक्स टी प्लस 6x, बी डी और डी सी की वैल्यूज। अब इसके बाद यहां पर अब मैं ये स्पेस यूज करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब इसके बाद यहां पे इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स टी प्लस 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h √3। अब h की वैल्यू तो हमारे पास है √3xt, तो xt प्लस 6x इक्वल टू h की जगह मैं क्या लिख रहा हूं सिर्फ ये √3xt और ये √3 एज इट इज। तो इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा xt प्लस 6x इक्वल टू √3 इंटू √3 होगा 3xt। अब ये xt को हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो 6x इक्वल टू 3xt माइनस xt, 6x इक्वल टू 2xt। अब इसके बाद यहाँ पे आपका t की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 6x अपॉन 2x, x से x कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल 3, तो t की वैल्यू क्या आ चुकी है 3 सेकेंड्स। ठीक है, इसका मतलब इस कार को D से B पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, उसको लगने वाले हैं 3 सेकेंड्स। तो ये था हमारा फर्स्ट वाले का आंसर कि उसको D से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने माना था कि वो टाइम क्या है t, और वो t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 सेकेंड्स, तो उसको 3 सेकेंड्स यहाँ पर लगेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू ऑफ सेक 30 डिग्री। अब सेक 30 डिग्री की वैल्यू तो हमें याद नहीं होती, लेकिन हमें पता होती है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब √3/2 सेक क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, तो 2/√3, तो यहां पे लिखते हैं 2/√3। तो ये स्टूडेंट हो गया आपका सेकंड वाले का आंसर, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो आपका ये यहां पर आ चुका। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। वीडियो में अगर अभी तक बने हुए हो तो ये वीडियो एक लाइक आपकी तरफ से डिजर्व करती है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, जैसे नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाओ तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो अब बढ़ते हैं सैम्पल पेपर के लास्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पर और सैम्पल पेपर के लास्ट क्वेश्चन पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है लास्ट क्वेश्चन हमारा आंसर टू ओसवाल के सैम्पल पेपर का, और ये जो केस स्टडी क्वेश्चन है ये है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन अ पोटैटो रेस, ओके, पोटैटो की एक रेस है और इस रेस में एक बकेट को रखा गया है एक स्ट्रेट लाइन पे। तो देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में एक एंड पर एक बकेट को रखा गया है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। और ये जो बकेट है ये पहले पोटैटो से 5 मीटर डिस्टेंस पर है, मतलब बकेट और पोटैटो के बीच का ये डिस्टेंस 5 मीटर है। इसके बाद एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट, और पहले पोटैटो के बाद में बाकी जो पोटैटोज है कोई भी दो पोटैटो के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। जैसे कि पहला और दूसरा पोटैटो है इसके बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर, दूसरा और तीसरा जो पोटैटो है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपका बकेट और फर्स्ट पोटैटो के बीच का डिस्टेंस 5, उसके बाद कोई भी दो कंसेक्यूटिव पोटैटोज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद देयर आर 10 पोटैटोज प्लेस्ड इन द स्ट्रेट लाइन, और इस तरीके से यहाँ पर 10 पोटैटोज है। ठीक है, 4 तो मैंने यहाँ पर बना दिए, फिर 3 डॉट्स लगा दिए, और ये आपका जो पोटैटो ये लास्ट है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 पोटैटोज है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में बेटा क्या होने वाला है आपके इस कॉम्पिटिशन में कि एक बच्चा रन करेगा, वो पहला पोटैटो पिक करेगा और फिर वो बकेट में डालेगा, फिर वो वापस जाएगा सेकंड पोटैटो को पिक करेगा और बकेट में डालेगा, फिर वो रन करेगा थर्ड पोटैटो को पिक करेगा और बकेट में डालेगा। इस तरीके से वो 1 बाय 1 करके हमेशा क्या करेगा, एक पोटैटो को पिक करके बकेट में डालेगा, और ऐसे वो ऑल 10 पोटैटोज को पिक करके बकेट में डालेगा, लेकिन इंडिविजुअली सेपरेटली सबको वो एक साथ लेके नहीं आएगा, एक बार में सिर्फ वो एक ही पोटैटो को लेकर आएगा। ठीक है, इस तरीके के ये कॉम्पिटिशन है। अब हमें हमें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस रन टू पिक अप द फोर्थ पोटैटो। उसने फोर्थ पोटैटो को पिक करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें वो निकालना है। जैसे देखो पहले पोटैटो को पिक करने में उसने कितना निकाला, तो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ से रन किया 5 मीटर उसने यहाँ पर रनिंग किया, और फिर उसने पोटैटो को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो टोटल फर्स्ट पोटैटो के केस में यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर। अगर मैं दूसरे पोटैटो की बात करूँ तो 5 दौड़ा, फिर 3 और दौड़ा, 5 + 3 8,
और फिर उसने वापस यहाँ पर आया तो उसने सेकंड पोटैटो के केस में यहाँ पे उसने टोटल 16 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर एक तरफ से फिर दूसरे तरफ से भी 8 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे थर्ड की मैं अगर बात करूं तो 5 + 3 8 + 3 11 और आपका वापस भी वो आया 11 मीटर, तो यहाँ पे उसने थर्ड पोटैटो के लिए 22 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ऐसे में बताना है कि उसने फोर्थ पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर मैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बनाऊंगा और उस एपी में मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, हर एक टर्म होगा डिस्टेंस जो कि स्टूडेंट कवर करेगा हर एक पोटैटो को पिक करने में। ओके, तो फर्स्ट पोटैटो के केस में यहाँ पे कितना को 5 जाएगा, पिक करेगा, ड्रॉप करेगा, तो 5 + 5 कितना हो गया 10। सेकंड केस में 5 + 3 8 8 + 8 16। थर्ड केस में 5 + 3 8 8 + 3 11 और 11 का वापस आया तो 22। ओके, और इस तरीके से हमें यहाँ पर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टोटल 10 टर्म्स मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ रही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप a2 - 7 करोगे तो 6 मिलेगा और a3 - a2 करोगे तो भी आपको 6 मिलेगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल गई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 10, आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 16 - 10, ये हो जाएगा आपका कितना 6। और आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है फोर्थ पोटैटो के लिए। फोर्थ पोटैटो के लिए डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको a4 निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे फाइंड करना है a4। ओके, तो a4 आपका क्या होगा, a4 को हम लिख सकते हैं a + 3d। अब a हमारे पास क्या 10 + 3 × और d क्या होगा हमारे पास यहाँ पर निकल चुके 6, तो 10 + 3 6 = 18, तो ये हमारे पास a4 आ चुका है कितना 28 मीटर। ठीक है, तो फोर्थ टर्म यहाँ पे हमें मिल चुकी है कितनी 28 मीटर, मतलब फोर्थ पोटैटो के लिए इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 28 मीटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का इसका। अब सेकंड क्या है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर, इस पूरी रेस में कॉम्पिटिटर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो निकालना है। ओके, मतलब यहाँ पे हमें सेकंड वाले के लिए निकालना है S10। S10 क्यों निकालना है, टोटल बोला है तो सम निकालेंगे, और 10 क्यों निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे कितने पोटैटोस क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि 10 पोटैटोस है। ओके, तो यहाँ पे हमें S10 निकालना है। अब देखो, सम ऑफ n टर्म्स के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, एक तो होता है n/2 2a + n - 1d और दूसरा होता है n/2 a + n। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम Ln = n/2 a + L से यूज का सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म निकालने का इजी तरीका है। अब लास्ट टर्म हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो इस एपी में लास्ट टर्म कौन सी होगी 10 और a10 क्या होगा a + 9d। अब फर्स्ट टर्म कितना है 10 + 9 × कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो 10 + 9 6 = 54, तो ये कितना हो गया 64 मीटर। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमारे पास लास्ट टर्म आ चुकी है 64, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 10। Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला, जो कि होता है Sn = n/2 a + L। तो अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पोटैटोस कितने हैं 10, तो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं S10 = 10/2, फर्स्ट टर्म है 10 और लास्ट टर्म है 64। ठीक है, अब इसके बाद S10 = 2 से 10 को कैंसिल करते हैं आएगा 5 × 10 + 64 होगा 74, तो ये हो जाएगा 5 4 = 20, 5 7 = 35, 36 37 370 मीटर्स हो गया 10 टर्म्स का सम। तो इस पूरी रेस में जो स्टूडेंट है वो 370 मीटर्स की रनिंग करेगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो इस अनसॉल्व 2 सैंपल पेपर है उसका सॉल्यूशन। यहीं पे हमारा अनसॉल्व 2 सैंपल पेपर एंड हो रहा है। लास्ट तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो में आपको एक लाइक करना ही होगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, जैसे नेक्स्ट टाइम सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँ। और इस तरीके से आप मेरे साथ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहें, सेफ रहें बीमारियों से और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। बाय स्टूडेंट्स।